सर गुजराती फैमिली में ऐसा क्या सिखाते हैं बचपन से ही कि यू गाइस आर वेरी एम्बिशियस कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर यू हैव दैट सम एज कंपेयर टू अदर्स? नहीं, सो एक्चुअली आप मैं समझ सकता हूँ कि आप किस नज़रिए से या वाई यू आर आस्किंग दिस। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप देखेंगे तो मेरा एक्चुअली ऐसा, ऑल्दो मैं गुजराती हूँ लेकिन एक्चुअली मेरा ऐसा बैकग्राउंड बिल्कुल है नहीं। मेरे ग्रैंडफादर जो थे, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। ओके। और गुजराती यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं इतने समय से, स्पेशली स्टॉक मार्केट्स में तो करीब 150 साल से काम हो रहा है। तो आई थिंक वो एक एक्सपोजर की वजह से या कल्चर की वजह से होता होगा। आप पहले इंजीनियरिंग करते थे, राइट? तो सर वो पाइवटल स्विच कब आया कि आप पहले आपने स्टार्ट इंजीनियरिंग से करी थी एंड नाउ यू आर लीडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, यहाँ पे आप पूरा एम से आप लीड कर रहे हो, तो एकदम से इतना बड़ा स्विच कैसा, क्या रीजन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन जो आपको लगा कि आपकी जर्नी में रहा? तो पता नहीं कहाँ मैंने सुना था, अभी कोई बोल रहा था कि इंडिया में लड़के जो होते हैं पहले इंजीनियर बनते हैं फिर डिसाइड करते करना क्या है। हाँ राइट, मैंने भी सुना ये मतलब। हाँ, तो आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ इंजीनियर, क्योंकि मैं 3 साल का था, 4 साल का था, तब से मैं सबको बोलता था कि मेरे को इंजीनियर बनना है। अभी हर जगह अगर आप सर कहीं पर भी न्यूज में भी देखोगे, सोशल मीडिया पे भी देखोगे, दे आर वेरी मच फैंसी अबाउट एआई का ट्रेंड चला हर जगह। ऑफ कोर्स आप देखो, कोई किसी से भी पूछ लो, आप सब एआई के बारे में बात कर रहे हैं। सर आपका क्या थॉट है कि कमिंग टाइम्स में ऐसा भी हो सकता है कि एक फुल तरीके से कोई फंड को एक एआई मॉडल मैनेज कर रहा है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्लीटली जीरो है, एंड अगर ऐसा होता भी है तो क्या वो चीज़ अग्री करते हो? Yeah, it's possible. I mean, see, there are two things we have to see. One is that AI is a concept in real world, and second is AI as a bunch of listed companies in the stock market. And आप obviously एकदम तीसरा perspective पूछ रहे हो कि भाई AI in the stock market, but funds which are fully managed fully without any human intervention. कैसा पॉसिबल है फ्यूचर में? Of course it is possible. I have no doubt it is possible. लोग करेंगे भी. Okay. Who will have IT and pharma in the portfolio? Only those people. They are not disrespecting macro, Okay. but they are believing clearly that भाई macro predict नहीं कर सकते. जिस फेज के अंदर इंडिया जिस रेट से ग्रो हो रहा है, राइट, लेट्स हम एक लॉन्ग टर्म रेट मान 7% की भी मान लेते चलो इन केस, ओके जी। सर इफ यू कंपेयर चाइना, कि चाइना जब अपने एकदम जे कर था, इट वाज बूमिंग, तो आई थिंक चाइना की रेट काफी बेटर थी कंपेयर टू इंडिया, इट वाज देन इन डबल डिजिट। और अभी हम सब खुश हो रहे हैं कि जिस जीडीपी लेवल पे अपन है हम 7% से खुश हो रहे हैं, बट चाइना जब उस लेवल पे था तो डबल डिजिट लेवल पे था। हाउ डू यू सी इट? नहीं, हर चीज का डिफरेंस है। आई थिंक व्हाट यू सेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो मैक्रो डिफरेंस था। देखिए, व्हेन चाइना वाज बूमिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स वाज दैट द वर्ल्ड वाज बूमिंग। ओके, क्योंकि भाई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, तो इसका मतलब आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं, राइट? सो फॉर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ यू नीड योर कस्टमर्स टू ग्रो। भाई एज ए एक्सपोर्टर द होल वर्ल्ड इज योर कस्टमर। तो अगर आपका कस्टमर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, कस्टमर ज्यादा ग्रो कर रहा है, तभी आप ग्रो करोगे। सो डेफिनेटली द मैक्रो वाज मोर सपोर्टिव फॉर देम। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, काफी यंग इन्वेस्टर्स इस पॉडकास्ट को देखते करते हैं, आई आल्सो मीट पीपल आर वेरी यंगर, एंड अभी सोशल मीडिया काफी इन्फ्लुएंस है इन सब लोगों पे, एंड उन पे जो तरीके दिखाए जाते हैं, वेल्थ क्रिएशन बहुत जल्दी हो सकती है, बहुत ईजी हो सकती है। जब शाम को चाय पे बैठे तो डिस्कस करते हैं, मैंने ये स्टॉक खरीदा, मेरा डबल हो गया, तेरा नहीं हो गया, वो इनसिक्योरिटीज आती है, राइट? एंड तो उसमें डिसीजन मेकिंग काफी गलत हो जाती है इन्वेस्टर से, बिकॉज यंग बच्चे होते थे लाइक कि मेरे को भी पैसा डबल करना है, मुझे भी 4 साल में बोलना कि यार मैंने स्टॉक सही टाइम में खरीदी, मैंने पैसा बना लिया। ये कैसा चीज़ है पता है आपको? समझोगे अगर आप इसको क्रिकेट से कंपेयर करते हो, तो क्रिकेट और ये सब स्पोर्ट्स में क्या होता है पता है? तो भाई क्रिकेट में T20 मतलब 20 ओवर्स का मैच है, वनडे मतलब 1 दिन का मैच है। तो क्या है, T20 है तो भाई उस 20 ओवर में जितने रन बन गए उतने बन गए, मैटर एंड्स। उसके बाद 21 ओवर नहीं आते। वनडे मैच में 50 ओवर है, टेस्ट मैच में 5 दिन है। तो उसमें अगर कोई जल्दबाजी करता है कि भाई अपने पास इतना ही समय है, जितने रन बनते हैं उतने बटोगे, ऐसा अगर कोई रूल है। क्या आपने भी सही टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर लिया था, या फिर रियल एस्टेट के प्राइस भी अभी इतने भाग गए? क्या आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था? और इक्विटी का क्या? कभी 2020 के बाद बहुत तेज भागा, उसके बाद टाइम करेक्शन आ गया। आई नो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे को भी है। दिस इज अक्षत गर्ग, हेड ऑफ रिसर्च एंड प्रोडक्ट चॉइस वेल्थ, एंड मेरे साथ हैं आशीष सोया जी, हु हैज टेकन मोतीलाल टू हाइट्स एंड नाउ लीडिंग वाइट ओक एज द CEO। सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे इन्वेस्टर्स के भी, हमारे भी, हमारी टीम के भी, तो आई वुड लाइक टू गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। माय प्लेजर। सर मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च कर रहा था, आने के पहले थोड़ा सा होमवर्क किया था। आई अंडरस्टैंड आप सर एक गुजराती फैमिली में बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं, रहे बॉम्बे में, बट पूरा आपका बॉर्न एंड बॉटअप गुजराती फैमिली में हुआ है। सर है ना, हमेशा से क्वेश्चन रहा है सर, गुजराती फैमिली में ऐसा क्या सिखाते हैं बचपन से ही कि यू गाइस आर वेरी एम्बिशियस कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर यू हैव दैट सम एज कंपेयर टू अदर्स कि वो बिजनेस का थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, या फिर दैट हंगर कि आपको कुछ खड़ा करना है, कुछ बनाना है, कुछ बिल्ड करना है। तो सर क्या वो गुजराती फैमिली में क्या होता है कि घर पे रात को पापा के कुछ सिखा रहे हैं अलग से, मम्मी कुछ बोल रही है?
वो चीज़ समझनी है सर हमको, हमारे इन्वेस्टर्स को भी। नहीं, सो एक्चुअली आप मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप किस नज़रिए से या वाई यू आर आस्किंग दिस, राइट। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप देखेंगे तो मेरा एक्चुअली ऐसा, ऑल्दो मैं गुजराती हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा ऐसा बैकग्राउंड बिल्कुल है नहीं। मेरे ग्रैंडफादर जो थे, राइट। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। ओके। He was jailed in mid 1940s before independence. ओके। He was in jail and वो तो फ्रीडम फाइटर थे, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो म्यूनिसिपल स्कूल में टीचर थी। राइट। सो मेरे फादर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी थे, ही वॉज अ Right. एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक। राइट। तो इनफैक्ट हमारे फैमिली में ऐसा किसी का बिजनेस बैकग्राउंड है नहीं। राइट। मैं समझ सकता हूँ कि आप गुजराती, हाँ, इन जनरल मारवाड़ीज, गुजराती ये, फैमिलीज हाँ, में दे हैव दैट थिंग कि ऐसा है। मतलब मेरे जैसे नाना जी एंड माय मामा जी एंड अदर पार्ट ऑफ द बिजनेस, और जो फैमिली का दूसरा पार्ट है, ज़रूर वो लोग बिजनेस में थे। बट मुझे एक्चुअली पता नहीं है। आई मीन इफ़ यू रियली आस्क मी, शायद यही होता होगा कि भाई वेस्टर्न इंडिया जो है ये अल्टीमेटली हमेशा से फाइनेंशियल कैपिटल रहा है, या मुंबई जो है ये राइट। फाइनेंशियल कैपिटल रहा है। और मुंबई भी अगर आप देखें तो 1960 तक तो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात सब पार्ट एक था, ही, एक ही पार्ट था, बॉम्बे। इट वाज जस्ट वन स्टेट। तो आई थिंक कमर्शियल कैपिटल है, और गुजरातीज यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं इतने समय से, स्पेशली स्टॉक मार्केट्स में तो करीब करीब 150 पौने 200 साल से काम हो रहा है। तो आई थिंक वो एक एक्सपोजर की वजह से या कल्चर की वजह से होता होगा। राइट। बट हमारा फैमिली तो एक्चुअली था नहीं किसी बिजनेस राइट। में। बट सर, जब आपने एजुकेशन पढ़ना स्टार्ट किया, व्हेन यू स्टार्टेड परस्यूइंग योर एजुकेशन, आप पहले इंजीनियरिंग कर रहे थे, राइट? तो सर स्विच, पाइवटल स्विच कब आया कि आप पहले आपने स्टार्ट इंजीनियरिंग से करी थी, एंड नाउ यू आर लीडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, यहाँ पे आप पूरा एम से आप लीड कर रहे हो, तो एकदम से इतना बड़ा स्विच कैसा, क्या रीजन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन जो आपको लगा कि आपके जर्नी में रहा? एक्चुअली जब भी आप किसी को पूछते हो ना कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, हाँ। तो वो आपको बहुत ही परफेक्ट आंसर देते हैं कि भाई मुझे तो पता था, मुझे यही करना है, राइट। तो मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं लेफ्ट में गया, फिर मैं राइट में गया। हाँ। तो मैं नॉर्मली ऐसे किसी के स्टोरीज को बिलीव नहीं करता हूँ। आई विल ऑल्सो नॉट गिव यू सच ए स्टोरी, बिकॉज ऐसा कोई परफेक्ट स्टोरी कभी होता नहीं है, राइट? अगर आपको मैं इनफैक्ट बोलूँगा, आपके दर्शकों में बोलूँगा कि कोई ऐसा परफेक्ट प्लानिंग वाला स्टोरी बोलेगा, तो बिलीव मत करना उसको, ऐसा कोई परफेक्ट स्टोरी होता नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो। हाँ, क्योंकि देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, सब कुछ एज पर प्लान कभी होता नहीं है, राइट? और इतना क्लैरिटी, जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, अभी किसी ने जोक बोला था, शायद वो जोक है या सही है मेरे को नहीं पता, जैसे आपने बोला है मैं इंजीनियर, राइट। तो पता नहीं कहाँ मैंने सुना था, अभी कोई बोल रहा था कि इंडिया में लड़के जो होते हैं वो पहले इंजीनियर बनते हैं, फिर डिसाइड करते हैं करना क्या है उनको। हाँ, राइट। तो मैंने भी सुना ये बहुत बार। हाँ, तो आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ इंजीनियर, क्योंकि मैं 3 साल का था, 4 साल का था, तब से मैं सबको बोलता था कि मेरे को इंजीनियर बनना है, राइट। और जब मैं छोटा था तभी एक समय तो ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि जो ट्रेन का इंजन चलाता है वो इंजीनियर होता है, इसलिए मैं बोलता था कि इंजीनियर बनना है, क्योंकि ट्रेन। सो आई थिंक दैट आई बिकेम एन इंजीनियर फॉर रीजन विच आई डोंट नो। ओके। एंड जब इंजीनियर बन गए ना, उसके बाद जब मैं इंजीनियर बना तब इंजीनियर्स की, तब इतना कंप्यूटर साइंस का फील्ड इतना बड़ा नहीं था, राइट? और मैं जब इंजीनियर बना तब इंजीनियर्स को तनख्वाह भी नहीं देते थे लोग। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सो माय फर्स्ट सैलरी फॉर एग्जांपल वाज 3000 रुपीस पर मंथ इन 1997। ओके। और मैं एक फैक्ट्री में, जैसे सिलवासा है, उमरगाम है, एक कंपनी में मैं काम करता था जिसकी फैक्ट्रीज थी उमरगाम और सिलवासा में। तो मैं वहाँ पे प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल्स बाय परचेज करने का है, फिर वहाँ पे जो उनकी जो सेल्स टीम थी उनके साथ क्लाइंट्स के पास जाके उनको समझाना कि भाई हमने क्या मटेरियल बनाया है, ये कैसे बनाया है, उनसे स्पेसिफिकेशंस लेना, फिर फैक्ट्री में जाके बताना कि भाई इसको ऐसे मिक्स करेंगे तो ये बनेगा, तो इसको अलग से बनाइए। सो आई वाज इन टेक्निकल सर्विसेज, मटेरियल्स परचेज, ये सब काम मैं करता था। मैं रहता था सिलवासा में, हफ्ते में, आई थिंक महाराष्ट्र में ही है। सिलवासा इज ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी, बॉर्डर पे, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे, ज्योग्राफिकली गुजरात में है बट इट्स यूनियन टेरिटरी। तो वहाँ पे रहता था। फिर मुझे समझ में आया कि भाई आई एम नॉट अ वेरी गुड इंजीनियर, एंड सेकेंडली मुझे ये भी समझ में आया कि भाई इंजीनियर्स का इतना कोई ज़्यादा तब तनख्वाह नहीं था, मतलब या तो मे बी आई वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड इन द सेंस ऑफ कॉलेज। हाँ, करेक्ट। फिर बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सम सीनियर्स एंड बिकॉज ऑफ सम रीडिंग, इसकी वजह से मुझे समझ में आया कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, फाइनेंस पढ़ते हैं। दैट इज हाउ आई एक्चुअली गॉट इनटू NMIMS, which is the B school. ओके। तो सर ऐसा मान सकते हैं कि सब इंजीनियरिंग कर रहे तो उस टाइम एक ट्रेंड हुआ, या तो कि सब कर रहे तो इसलिए अपने इंजीनियरिंग कर ली, क्या वैसे ही होता था ना? हाँ। मतलब सी,
1980s में 1980s अर्ली 90s या 70s में भी आप देखो तो तीन ही फील्ड होते थे ना, या तो मतलब अगर आप बहुत अच्छे मतलब बहुत पढ़ाकू है, बहुत स्मार्ट है, तो आप IIT JEE वगैरह का एंट्रेंस वगैरह दे देंगे, या तो आप डॉक्टरी कर लेंगे, राइट, या तो उसके मतलब डॉक्टर इंजीनियर के बाद बचता क्या था, मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, वही तो होता था. सो आई थिंक यू आर राइट बिकॉज ऑफ दैट कि भाई कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, ये सब सोच करके इंजीनियर बन गए, बट आई वाज नॉट अ वेरी गुड इंजीनियर. राइट. So that's why you switched to this investment management line जहाँ पे हाँ, तो उसमें भी मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं कॉलेज में कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बट डेफिनेटली कंपेयर टू माय इंजीनियरिंग एजुकेशन एकेडमिकली आई वाज बेटर इन माय बिजनेस स्कूल. उतना चेंज हुआ कि भाई मेरे को समझ में आया कि भाई ये थोड़ा अपने को ज्यादा समझ में आ रहा है, ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग या ज्यादा आउटकम ओरिएंटेड या प्रैक्टिकल. सर सिंस वी टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, एक थॉट मुझे और समझना था आपसे. मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर एजुकेशन वर्सेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब क्या दोनों का बैलेंस है, कोई ग्रे एंड क्या कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर है कि नहीं या तो प्रॉपर एजुकेशन कर लो या तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो. आप कुछ लोग बोलते नहीं, आपको अगर काम आता है ना, इफ यू आर वेरी गुड विद द वर्क, आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है. कुछ लोग बोलते नहीं यार एजुकेशन इज द फोरमोस्ट. तो उसका बैलेंस कहाँ पर है? व्हाट डू यू थिंक? मतलब आपने अपनी जर्नी में कहा देखा कि आपको जितना आपको जो अल्फा आया नॉलेज का, दैट केम फ्रॉम द एजुकेशन, और जो आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, सी इट्स लाइक दिस. आई थिंक हैविंग अ फॉर्मल एजुकेशन से कम एक आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है आपका. फिर उसके ऊपर आप चाहे जितना और नॉलेज और दूसरे एजुकेशन या दूसरे एप्स और दूसरे सॉफ्टवेयर्स उसके ऊपर आप चढ़ा लो, बट यू नीड अ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. सो आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं पे क्या होगा, अगर आपका एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं पे आप फंडामेंटल्स में, बेसिक्स में स्टम्बल कर सकते हो. ओके, राइट. द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप एक फील्ड या दो फील्ड या एक फील्ड के एक सब फील्ड में या किसी एक नैरो एरिया में आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हो एकदम. लेकिन वाइड रेंजिंग एक्सपीरियंस तो आपको एजुकेशन से आएगा. अगर आपने इंजीनियरिंग करी है 4 साल या आपने बी स्कूल में 2 साल निकाले हैं, तभी आपको थोड़ा एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिल सकता है, राइट. और क्या है कि कई बार लोग है ना हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई मार्क जकरबर्ग का एग्जाम्पल देगा, बोलेगा कि भाई देखो इन्होंने तो हार्वर्ड से ड्रॉप ऑफ कर दिया, या बिल गेट्स का देगा कि भाई इन्होंने कॉलेज से ड्रॉप ऑफ कर दिया. राइट. अब क्या हो रहा है कि भाई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कितने सारे लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उसको तो हम स्टैंडर्ड मानते हैं. हाईलाइट क्या होता है, वो इक्का दुक्का लोग जो एजुकेशन को बीच में छोड़ करके बड़े आदमी बन गए. राइट. अरे भाई तो एजुकेशन को लेकर के भी तो काफी लोग बड़े आदमी बने हैं ना. राइट. वो क्यों नहीं बताते? वो क्यों नहीं बता रहे हो, राइट. सो अगर बिना एजुकेशन के ओनली प्योरली प्रैक्टिकल नॉलेज से 100 में से समझो 3 लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन 100 में से 30-40 लोग तो एजुकेशन के साथ ही आ रहे हैं ना. उसके बारे में कोई बात नहीं. सो व्हाई आर वी हाईलाइटिंग ओनली द एक्सेप्शंस? करेक्ट. एक्सेप्शंस और सुपर ब्रिलियंट पीपल तो होते हैं, बट मैं ऐसे पहले से अज्यूम कर लूं कि मैं सुपर ब्रिलियंट हूं और मैं एजुकेशन नहीं कंप्लीट करूंगा, राइट. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एजुकेशन कंप्लीट करने से आपका कोई नुकसान हो जाएगा, राइट. सो बाय ऑल मीन्स फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. ये बात सही है कि भाई समय चेंज होने से आपका टाइप ऑफ एजुकेशन और टाइप ऑफ एक्सपीरियंस चेंज होना चाहिए, ये बात सही है, राइट. जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जैसे हम लोग है कि भाई लोगों का 30-30 साल एक ही करियर में निकल जाता है. तो ऐसे मैंने पढ़ा था कहीं पे, जो मैं सहमत हूँ कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लोगों का एक ही फील्ड में एक ही तरीके का 30 साल का करियर नहीं होगा, मे बी मल्टीपल सब करियर्स हो सकते हैं. ओके, राइट. अभी कैसा है कि आप लाइफ में 3 साल से लेकर के 24 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हो और 24 साल से लेकर के 60-70 साल तक काम करते हो. तो ऐसा हो सकता है कि भाई आप 18 साल तक पढ़ाई करो, फिर काम करो, फिर पढ़ाई करो, फिर काम करो, फिर पढ़ाई करो, ऐसे मल्टीपल विंडोज. देयर कुड बी मल्टीपल करियर्स और देयर कुड बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ एजुकेशन. आगे जाके वो इवॉल्व हो सकता है, दैट यू हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट. बट आई थिंक एजुकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ आई वुड पुट इट. इसमें सर एक बहुत सारी चीज़ लोग ये नहीं बताते हैं, व्हेन दे गिव द एग्जांपल ऑफ मार्क और मे बी बिल गेट्स, राइट, वो ये नहीं बताते कि वो कौन से कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए हैं. वो भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ तक पहुँचना कितना इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी पढ़ाई करी होगी, राइट. सो दैट्स अ हाफ हार्टेड इन्फॉर्मेशन दे शेयर. एब्सोल्युटली राइट, यस, नो डाउट. इसमें सर एक चीज़ आपने और बोली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कमिंग टाइम्स, राइट. अभी हर जगह अगर आप सर कहीं पर भी न्यूज़ में भी देखोगे, सोशल मीडिया पे भी देखोगे, दे आर
देयर आर वेरियस मच फैंसी अबाउट एआई का ट्रेंड चला है हर जगह। ऑफ कोर्स। आप देखो कोई किसी से भी पूछ लो, आप सब एआई के बारे में बात कर रहे हैं। सर आपका क्या थॉट है कि कमिंग टाइम्स में ऐसा भी हो सकता है कि एक फुल तरीके से कोई फंड को एक एआई मॉडल मैनेज कर रहा है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्लीटली जीरो है, एंड अगर ऐसा होता भी है तो क्या उस चीज़ से अग्री करते हो? Yeah, it's possible. I mean, see, there are two things we have to see. One is that AI is a concept in real world, and second is AI as a uh, bunch of listed companies in the stock market. And आप obviously एकदम तीसरा perspective पूछ रहे हो कि भाई AI in the stock market, but funds which are fully managed only without any human intervention. क्या ऐसा पॉसिबल है Purely- फ्यूचर में? Of course, it is possible. I have no doubt it is possible. लोग करेंगे भी. ओके It is definitely possible. Lekin the point is, you know what, the point is that ultimately what will happen is that, AI obviously, it also results in self-learning, correct? So what will happen is that if all the opportunities, like say for example, initially आप एक AI model बनाते हो, right, which is implementing a particular strategy for you. Obviously AI की खास बात क्या है कि जब वो strategy सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी, जब वो फीडबैक मिलेगा, उसके पैरामीटर्स और इन्फ्रेंसेस मिलेंगे, राइट, तो एआई मॉडल जो है वो अपने आप स्ट्रैटेजी को फिर से यूजिंग एमएल या इट विल ऑटोमेटिकली चेंज द स्ट्रैटेजी एंड रीडिप्लॉय, राइट? सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग, correct? What will happen is that eventually, if there are a lot of models operating in that way, राइट, you will stop making return or you will stop making alpha. They will all converge ओके to a particular, right? And that might result again in further learning and again further ओके changes. So ultimately क्या होएगा कि there could be a possibility that there will still be certain strategies which are run by humans which might benefit from the fact that everything else is being run by, because market को market में outperform करने के लिए हमको heterogeneity चाहिए. होमोजेनियस से तो वो सर आर्बिट्रेज खत्म हो Homogeneous में जाएगा। तो arbitrage खत्म खत्म हो हो जाएगा. You will जाएगा। not make any alpha. You will not be Right. able to outperform. Right. So my point is that what you are saying is fully possible. I have no doubt कि in fact पक्का होएगा ऐसा. But you will always need to have some or the other human involvement or some or the other scope for human beings to function differently. राइट, ठीक है सर। आई अंडरस्टैंड आपको डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर। सर इन योर डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है कि आप जितना भी एक्सपीरियंस आपने लिया है उसने आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को कैसे चेंज किया? मैंने एक बुक पढ़ी थी, आई फॉरगॉट द नेम, क्या नाम था उसका, वो अपन साइकोलॉजी पे थी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, राइट? Yes. उसमें सर वो बुक पढ़ी थी तो उसमें ये रेफरेंस था कि जिस एक्सपीरियंस से आप बिल्ड हुए हो, जो भी आपने सीखा है, एक टाइम के बाद वो साइकोलॉजी या फिर जो एक्सपीरियंस आप लेते हो उसके हिसाब से आपका पैटर्न बदलते जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। Yeah. तो सर आपके एक्सपीरियंस आपके क्या पैटर्न्स में चेंजेस आए, फिर व्हाट डू यू सी, हाउ डू यू सी इट? See, actually क्या होता है कि over the number of years, you're right that beliefs बन जाते हैं, because if you see, like when I was a child, right? तो my father passed away when I was a child, maybe I was 12-13 years old. लेकिन फिर भी मेरे घर में मुझे पता है that my father used to invest in the stock market. तो अर्ली 80s, लेट 70s, अर्ली 80s में, मिड 80s में, तब वो IPOs आते थे, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज होता था, लोग 1000 रुपये के एप्लीकेशन लगाते थे 10 शेयर के लिए, 100 रुपीज़ पार वैल्यू. सो मेरे घर पे इवन आफ्टर माई फादर पास्ट अवे, क्योंकि वो शेयर्स थे, फिर वो मेरी मदर को मिले, वो फाइल मिली, मेरी मदर को शेयर्स मिले, उनके नाम पे कन्वर्ट हुआ. बट थ्रू आउट माई चाइल्डहुड आई हैव सीन एनुअल रिपोर्ट्स कमिंग होम. I have seen, proxy ballot forms coming Okay. home. I have seen dividend checks coming home. बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, इनके तो पहले शेयर होल्डर्स के लिए कूपन आते थे, Okay. डिस्काउंट कूपन्स. क्या होते थे सर वो, मतलब आपको अगर विमल का शूटिंग खरीदना है, हाँ, तो डिस्काउंट कूपन आता था ओके शेयर होल्डर्स को. ओके, तो आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ करस्पॉन्डेंस सिंस माई चाइल्डहुड, राइट? एंड इन माई ओन फैमिली आई हैव सीन कि भाई जो मेरे फादर इन्वेस्ट करते थे, फिर उनका देहांत हो गया, फिर थोड़े समय बाद फाइल मिली, फाइल में शेयर सर्टिफिकेट्स, फिर जो वो इन्वेस्ट करते थे हजार रुपया, फिर उसकी फ्यू इयर्स लेटर अलग ही कोई उसकी वैल्यू बनी, राइट? आज तक मेरी मदर के पास इक्विटी पोर्टफोलियो है, वो खुद अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, करेक्ट? तो द पॉइंट इज दैट जो आपने बोला कि आपका एक्सपीरियंसेस जो है, तो मैंने तो प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है कि भाई इक्विटी में पैसा बनता है.
बचपन से आई हैव सीन दैट यस इट कैन बी डन। वो बात सही है कि भाई वी वर फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड, तो वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स थे, लेकिन 10-15-20 जाने के बाद वो छोटे इन्वेस्टमेंट्स का किस तरीके से अच्छा खासा वैल्यू बनता है, दैट आई हैव सीन। कंपाउंडिंग आपने बचपन से देख ली है। हाँ, मतलब तब मैं छोटा था, समझो 8 साल 10 साल 7 साल का था, घर पे पोस्ट में जो आता था, और फिर तो आफ्टर फ्यू इयर्स माय फादर वाज नॉट देयर, तो हम ही लोग थे घर पे, ये सब जो पोस्ट में और ये सब जो आते रहते थे लेटर वगैरह, तो हमने तो देखा है भाई एनुअल रिपोर्ट, मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं एकदम बचपन में भी देखा है, मतलब ज़्यादा अपनी पीएनएल पढ़ना, बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता था, लेकिन डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते थे भाई, क्योंकि इट्स इंग्लिश, तभी इतने सारी किताबें नहीं होती थी। तो आई हैव पर्सनली सीन ऑल दिस दैट इट हैपेंस, करेक्ट। सो दैट इज वेयर द बिलीफ कम्स फ्रॉम, एंड फिर ऑब्वियसली वापस उससे रिकनेक्ट हुए, बिकॉज लेट 90s 1999 में आई बिकम अ म्यूचुअल फंड एम्प्लॉई माई सेल्फ। और आप देखिए पिछले 20-25 साल में स्टॉक मार्केट की, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जर्नी आप देख ही रहे हैं, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर रिकनेक्ट कर पाए कि भाई बचपन में हम क्या देखते थे और अभी जो प्रैक्टिकली हो रहा है, क्या हो रहा है, सो यू कुड रिकनेक्ट विद दीज थिंग्स। So yes, definitely because of all of those experiences, my personal investing style is always to invest, for growth, right? Like ऐसा सब लोग को नहीं करना चाहिए, but personally I don't invest in fixed income or I don't keep money in the bank. You don't believe in that? ऐसा एक ओपिनियन बन गया है कि भाई nothing can beat equity. Okay. Right? Because see equity जो है इसके पीछे का एक proper economic sound logic है, right? Right. भाई जब कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, उनके फ्री कैश फ्लोज बढ़ते हैं, उससे कंपनी की वैल्यू बनती है। इसको आप लॉजिकली, लोग इकोनॉमी फॉलो करते हैं, इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स में कंपनियां होती है, जब आर्थिक व्यवस्था में इजाफा होता है तो उसमें कुछ सेक्टर्स और कुछ कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है। जब कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तब उनके मार्केट की वैल्यू बढ़ती है, शेयर के दाम बढ़ते हैं। सो इफ यू आर समबडी हु हैज दिस बिलीफ एंड यू कैन लॉजिकली कनेक्ट, राइट, then you will do what you believe in, तो वो वैसे ही बन गया है। सर आई अंडरस्टैंड आप प्रो इक्विटी बिलीव रखते हो, बट सर एट द सेम टाइम आपका खुद का एक फ्लैगशिप फंड है, इसका नाम है व्हाइट ओक मल्टी एसेट। यस, तो सर हाउ डू यू सी इट? हम लोग आई एम इनफैक्ट बिफोर आपने ये सवाल पूछा उसके पहले भी मैंने बताया कि भाई जैसे मैं निवेश करता हूँ या जो मेरा बिलीफ है वो सबने करना ऐसा जरूरी नहीं है, बट सर इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, यू सिटिंग एट अ शेयर, राइट, एंड अपने बिलीफ को एंड एट अ मासेस टू सर्व दैट बिलीफ। तो सर वो आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो सर? बिकॉज आपका एक बिलीफ है दैट यू आर प्रो इक्विटी, एट द सेम टाइम यू आर सिटिंग एट अ चेयर ऑफ सीईओ ऑफ व्हाइट ओक, वहां पे आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आपको अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा मैनेज करना है, करेक्ट। एंड तो सर हाउ डू यू सेपरेट बोथ ऑफ दीज? नो सी आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट। मुझे पता है कि भाई सारे लोग सारा पैसा इक्विटी में नहीं डाल सकते, पहली बात। दूसरी बात, सारे लोग सारा पैसा इक्विटी में डाल भी दें तो भी क्या सारा पैसा व्हाइट ओक के इक्विटी फंड में तो नहीं डालेंगे ना, राइट? पीपल विल हैव सम ऑफ देयर ओन प्रेफरेंसेस, एवरी कंपनी विल हैव इट्स नेचुरल पोजीशन इन द मार्केट, राइट? सो कीपिंग इन माइंड दैट एवरीबडी डजंट हैव टू पुट मनी इन इक्विटी, डजंट इवन सूट देम, राइट? उनका रिक्वायरमेंट, उनका गोल्स, उनका रिस्क प्रोफाइल उसमें सूट ही नहीं करेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि भाई हम चाहते हैं कि लोग लंबे अरसे के लिए इक्विटी में निवेश करें, लेकिन लंबे अरसे में इक्विटी में बने रहने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लंबे अरसे के लिए लोग इक्विटी में इसलिए नहीं बने रह पाते हैं क्योंकि इक्विटी की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, राइट? अब देखो जब से इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ है 1992 में, तब से लेकर अभी तक 32 साल का सेंसेक्स का टोटल रिटर्न इंडेक्स अगर आप लेंगे विद डिविडेंड, उसका 14% कंपाउंडिंग है। क्या अगर अब वो 14% कंपाउंडिंग है, मतलब साल दर साल समझो 14% कंपाउंडिंग है उसका, लेकिन भाई हर साल ऊपर के लेवल से एक बार 15-20% गिरता है, 100% होता ही है। सो वॉलेटिलिटी इतनी हाई है कि लॉन्गर टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद, पूरा इकोनॉमिक लॉजिक बिलीव करने के बाद लोग टिक नहीं पाते क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। अब आप समझो ये जैसे आप मल्टी एसेट का पूछ रहे हैं, तो भाई जब हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग इक्विटी पैसा लगाएं, लेकिन इक्विटी की वॉलेटिलिटी की वजह से लोग टिके नहीं रहते हैं, राइट? तो ऑफ कोर्स वी विल मेक सर्टेन सॉल्यूशंस फॉर देम, जिससे कि वो इक्विटी में निवेश तो करें लेकिन विथ लेस वॉलेटिलिटी। तो जब आप इक्विटी को गोल्ड और फिक्स्ड इनकम के साथ जोड़ते हो, उसका एक मिश्रण बनाते हो, और फिर उसको टाइम टू टाइम रीबैलेंस करते हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव सम इक्विटी एक्सपोजर विद वेरी लो वॉलेटिलिटी,
अब क्या है कि देखिए अगर 100% इक्विटी में डालेंगे तो किसी साल 30% प्लस और किसी साल 20% माइनस, ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा। अगर इक्विटी डेट और गोल्ड के मिक्स में डालेंगे तो अच्छे समय में डबल डिजिट बन सकता है, लेकिन खराब समय में कम से कम नेगेटिव तो नहीं बनेगा। राइट, दैट इज द कांसेप्ट। वी वांट दैट कि भाई अगर कोई 1 साल 2 साल, अभी जैसे ये जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं इसमें क्या है कि भाई 2 साल रखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म एसेट बन जाएगा और इसका टैक्स रहेगा 12.5। इसका क्या मतलब है कि भाई कम से कम 2 साल तो लोग रहेंगे इसमें, इक्विटी की तरह 5-10 साल नहीं भी रुके, 2 साल तो रहेंगे। 2 साल तो रहेंगे। लेकिन क्योंकि उसमें इक्विटी गोल्ड और डेट मिक्स्ड है तो फॉर अ पीरियड लाइक कपल ऑफ ईयर्स इट्स नॉट गोइंग टू गिव नेगेटिव रिटर्न ना। राइट, क्योंकि उतना इक्विटी है ही नहीं। अगर गिरेगा तो 2 साल में तो उतना रिकवर हो ही जाएगा, एंड प्लस इक्विटी अच्छा नहीं करेगा तो डेट और गोल्ड का रिटर्न उसमें जुड़ेगा। सो वाइल आई पर्सनली बिलीव दैट इक्विटी विल बी द राइट एसेट क्लास फॉर वेल्थ क्रिएशन, लेकिन भाई इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए टिके रहना जरूरी है और टिके रहने के लिए वॉलेटिलिटी कम करना बहुत जरूरी है। दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट। सर एक थॉट है ना, अपन दोनों का बिल्कुल डिफरेंशिएट है, आपको और मेरा हो सकता है डेफिनेटली। सर व्हाइट लॉक की बहुत ज्यादा फिलॉसफी जो है वो बॉटम अप है, राइट? सर मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा है, मेरा जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है, मैंने जो रिसर्च डेस्क में काम किया उसमें मैक्रो फैक्टर्स को कंसिडर करा है, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं बिलीव रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी हो गई या फिर कंट्री स्पेसिफिक चीजें हो गई या फिर इकोनॉमिक डेटा हो गया, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, उसको आंख बंद करके नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नो डाउट, या। और सर आपके जो भी कॉन कॉल्स होते हैं या फिर जब भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फिलोसफी में, यू ऑलवेज ट्राई टू लेवरेज बॉटम अप। तो सर ये थॉट आपको क्या लगता है, वेयर इट कैन मैच? मतलब नहीं, इट इज कंप्लीटली, देयर इज, इसमें एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना इसमें कोई डाइकोटोमी या कोई डिस्कनेक्ट है नहीं रियली। ओके, देयर इज ओनली वन डिफरेंस। आपने ये बताया कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो फैक्टर्स या मैक्रो चेंजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी मैक्रो एनवायरनमेंट में कुछ कंपनियां अच्छा करेंगी और वो मैक्रो एनवायरनमेंट जब चेंज होगा तो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई यू आर राइटली सेइंग दैट कि मैक्रोस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए 100%। नाउ व्हेन वी से दैट वी आर डूइंग बॉटम अप, वी आर नॉट सेइंग कि मैक्रो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई विल कम टू बॉटम अप लेटर, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई टू यू दैट there is only one difference. We also know macros are important, and I agree with you that macros are important. But the difference is just that we will not predict macro. See, I know macro is important, but I also know it is unpredictable. okay, So what we will do? The macro related question, उसको हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से टैकल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए 2018-19-20 में व्हाइट ओक का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 2019-20 में आप देखिए, 2019-20 का समय आने के पहले 2018 में आप देखेंगे तो फार्मा वाज द मोस्ट हेटेड सेक्टर, राइट? क्योंकि आपके लिसनर्स को मैं याद दिला देता हूँ कि भाई फार्मा सेक्टर का पीक हुआ 2015 में और 2018 में तो जैसे कि जो सबसे बड़ी से बड़ी फार्मा कंपनी है उसने एक एक्विजिशन कर रखा था, वो एक्विजिशन की वजह से गवर्नेंस इश्यूज हो रहे थे। द बिगेस्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया वाज डाउन अप्रोक्सीमेटली 70% from peak of 1200 down to 300 or something like that, right? And फार्मा को लेकर के अच्छी दिग्गज कंपनियों पे यूएस एफडीए का 483 आ गया, प्लांट शट डाउन हो गया, राइट? तो 2018 आते आते लोगों के पोर्टफोलियो में फार्मा नहीं था या नहीं के बराबर था, एंड फार्मा वाज अ हेटेड सेक्टर, राइट? लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। अगर मैक्रो व्यू लेते तो आप बोलते यार फार्मा में मजा नहीं है, ठीक है। अब कोविड भी एक मैक्रो इवेंट है 100%, राइट? लेकिन कोविड किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, और जैसे ही कोविड आया सडनली फॉर 2 to 3 years फार्मा बिकेम दी हॉट फेवरेट। अब जो लोग डाइवर्सिफाइड फंड चलाते हैं, समझो वो मैक्रो बेसिस पे चलाते हैं, तो बोलेंगे कि भाई इतने समय से रुपया 63-64 पे चल रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चल नहीं रहा है, आईटी चल नहीं रहा है, फार्मा के अपने खुद के प्रॉब्लम्स है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट वाज नॉट फेवरिंग फार्मा, नॉट फेवरिंग आईटी आल्सो। अग्री। 2018 के एंड के बाद क्या हुआ पता है आपको? IL&FS डिफॉल्ट हो गया। यस, राइट। तो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो एंसिलरी ये सब ठप हो गया, राइट। उसके बाद कोविड आ गया, तो सडनली आईटी और फार्मा चलने लगा। जो पहले मैक्रो में नेगेटिव था वो सडनली कोविड आने के बाद पॉजिटिव हो गया, राइट? तो कौन सा मैक्रो चेंज हुआ? नाउ हु विल हैव फार्मा एंड आईटी इन द पोर्टफोलियो? हाँ, उस टाइम तो सोचा भी नहीं होगा। अगर 2018 की बात करें, उस टाइम तो सोचा भी नहीं होगा फंड मैनेजर ने कि यार
ऐसा कोई इवेंट आ सकता है, have some pharma, have some IT, Yeah. so have some water please. Yeah, I'm good. So now what happens is that who will have IT and pharma in the portfolio? Only those people. They are not disrespecting macro, Okay. but they are believing clearly that भाई macro predict नहीं कर सकते. So what White Oak would do, what White Oak actually did, and even now it practices. Right. Bottom up पे बाद में आते हैं. पहले when we construct portfolio, ठीक है. we have good respect for macros and we have good respect for the index. Perfect. Because we are managing portfolio to beat the index. Right. 2018-19 में मैक्रो कॉल ये रहेगा कि भाई आईटी और फार्मा खराब है. Correct. वही रहा होगा. लेकिन व्हाट वाइट ओक वुड डू, मैक्रो तो बता रहा है आईटी और फार्मा खराब है, लेकिन इंडेक्स में समझो कि लगभग तब का मेरे को याद नहीं है, एग्जांपल लेते हैं, इंडेक्स में समझो आईटी 9% है, फार्मा 6% है, 15% टोटल है. तो भाई बीएससी 500 का 15% आईटी फार्मा है. मैक्रो कॉल लेंगे तो आप उसको जीरो या नहीं के बराबर कर देंगे. लेकिन अगर आप वाइट ओक की तरह सोचेंगे तो आप बोलेंगे भाई मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब हवा पलटेगी ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है. Okay. तो अगर तो आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी ये सेक्टर हेडविंडेड है या खराब है, लेकिन बेंचमार्क में 15 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये सेक्टर की सारी कंपनियां खराब है. राइट? अगर सेक्टर खराब कर रहा है तो आपको उसको कम अच्छे आइडियाज मिलेंगे, लेकिन कुछ तो मिलेगा. राइट. और अगर मैक्रो व्यू खराब है तो भी खराब मैक्रो व्यू में रिलेटिव आउट परफॉर्मर कुछ कंपनियां तो होंगी. उस समय वाइट ओक के पोर्टफोलियोज में डोमेस्टिक फार्मा का काफी एक्सपोजर था. यूएस फार्मा वाज इन ट्रबल, बट स्मॉल एंड मिड कैप डोमेस्टिक फार्मा वो एक्सपोजर था. आईटी का मैक्रो एनवायरनमेंट खराब था, लेकिन रुपया डेप्रिशिएट हो रहा था, तो लोकल करेंसी डेप्रिसिएशन का टेलविंड था, तो आईटी का एक्सपोजर भी था. तो 2019 के बाद 20 में जब कोविड आया तो फंड का परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ. राइट. बिकॉज एलोकेशन था. बिकॉज एलोकेशन वाज देयर. कभी कभी क्या करते हैं लोग, अपना अल्फा जब अच्छा बन रहा है ना, 2018 तक कैसा था, आईटी फार्मा नहीं है तो अल्फा अच्छा बन रहा है. जब लोगों का अल्फा अच्छा बन रहा है ना, तो वो लोग अपना उस चीज में आश्वस्त रहते हैं कि भाई अपना परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है. राइट. और परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने की ट्राई करते हैं. जो ही आईटी और फार्मा टर्न होगा ना, वो मैक्सिमाइज वाला मिनिमाइज हो जाएगा. परफेक्ट. बट व्हाट वाइट ओक वुड डू, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द बेंचमार्क. व्हेन यू आर रिस्पेक्टफुल ऑफ द बेंचमार्क, व्हाट इट मींस इज कि भाई आप ये बोल रहे हैं कि मैक्रो व्यू इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैक्रो ऐसा है कि भाई टेलविंड का हेडविंड हो जाएगा, हेडविंड का टेलविंड हो जाएगा. राइट. हमारा कंपटीशन किसी मैक्रो व्यू से या हमारे से या किसी दूसरे से नहीं, हमारा कंपटीशन बेंचमार्क से है. अब ये सेम चीज आप देखो 2021 में फिर पलट गया. राइट. 2021 तक ये आईटी फार्मा ये सब चला, उसके बाद वापस 2021 के एंड में चाइना ने टेक सेक्टर पे वार कर दिया, और यूक्रेन ने रशिया और ये सब इन्वेट कर दिया. राइट. तो उसके बाद सीधा वैल्यू स्टाइल, सिक्लिकल, कमोडिटी, पीएसयू ये सब चलने लगा. आईटी फार्मा डिजिटल सब डाउन हो गया. वी वुड स्टिल मेक श्योर, भाई अब तक प्राइवेट ही प्राइवेट चल रहा था, लेकिन भाई बेंचमार्क में 13% पीएसयू है. ओके. बेंचमार्क है ना, वो डिफेंसिव स्टॉक्स का नहीं है. बेंचमार्क में 35-40% डिफेंसिव स्टॉक है, लेकिन 60-65% सिक्लिकल भी है. राइट. बेंचमार्क में पीएसयू और प्राइवेट भी है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट भी है, लार्ज मिड स्मॉल है. राइट. तो हम लोग अल्फा कभी भी मैक्रो से नहीं बनाते हैं. अल्फा जनरेशन में स्टॉक पिकिंग आता है, वहां पे बॉटम अप आता है. लेकिन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में मैक्रो का पूरा कवरेज हो जाता है हम लोगों का. ओके. सो हम लोग जब बोलते हैं ना कि हम लोग मैक्रो कॉल नहीं लेते हैं, उससे हमारा ये मतलब नहीं है कि मैक्रो इंपॉर्टेंट नहीं है. बेसिकली बेंचमार्क को हम ये कहते हैं कि मैक्रो इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं है. तो मैक्रो के लिए आप पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलिए. ओके. और बैलेंस वर्सेस व्हाट, बैलेंस वर्सेस योर बेंचमार्क. तो हम लोग का पोर्टफोलियो ना 60-70% एक्टिव है एक्चुअली. एक्टिव शेयर 60 से 70% है.
ओके 60-70% एक्टिव शेयर है विच इज ओनली एट अ स्टॉक लेवल, स्टॉक पिकिंग लेवल से, राइट? स्टॉक पिकिंग लेवल। वो एक्टिव शेयर का जो कैलकुलेशन आया है, तो जितना आपने बोला दैट कम्स फ्रॉम अ स्टॉक पिकिंग नॉट सेक्टर। हाँ देखिए, कई लोगों का एक्टिव वेट कैसे आता है, उनका भी किसी और का भी 60% एक्टिव हो सकता है। हाँ, लेकिन भाई बेंचमार्क में से 6 सेक्टर आपने लिए और 4 सेक्टर को आपने मैक्रो कॉल लेके 0 कर दिया, तो हो गया आपका एक्टिव वेट, यू आर वेरी एक्टिव। लेकिन जब मैक्रो चेंज होएगा ना, तो पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव अल्फा बन जाएगा। परफेक्ट। इन आवर केस वी आर ऑल्सो 60-70% एक्टिव, बट नॉट बाय रिमूविंग और एडिंग एक्स्ट्रा ऑफ सम सेक्टर्स। वी आर ऑल्सो 60-70% एक्टिव, बट एट स्टॉक लेवल, राइट? जैसे 2019 का एग्जाम्पल, 2000 का एग्जाम्पल लेंगे, समझो कि इंडेक्स में बड़ी फार्मा कंपनीज है और अपने पास स्मॉल कैप फार्मा है, तो फार्मा में तो हम हैं, लेकिन एक्टिव वेट है ना, क्योंकि पोर्टफोलियो पूरा अलग है। आप 2024 में देखो, 2024 में लोगों को लगता था आईटी खराब सेक्टर है, बट 2024 में स्मॉल कैप मिड कैप आईटी आउट परफॉर्म किया, राइट? सो जो भी मैक्रो कॉल ले रहा है वो आईटी लेगा नहीं। हमारे पोर्टफोलियो में इंडेक्स में 9 है, अपने पोर्टफोलियो में 6 या 7 है। लेकिन वो 6 या 7 जो है वो बड़ी कंपनियां नहीं है, आईटी कंपनीज विच आर गिविंग सर्विस टू से बीएफएसआई, राइट? या डोमेस्टिकली फोकस्ड आईटी कंपनीज। ओके। So macro is important but unpredictable. So you balance और do risk management for that. और अल्फा आप स्टॉक पिकिंग से जनरेट करो। और ये इसके ऊपर काफी लिटरेचर है। जो अल्फा आपका सेक्टर, स्टाइल, फैक्टर, ये सब बेट से जो अल्फा आता है, वो मार्केट आपको देता है, मार्केट रोटेट करता है तो छीन लेता है, वो वापस आ जाएगा सारा एक बार। यस। वेयरएज जो अल्फा आपका स्टॉक पिकिंग से आता है, दैट इज मोर सस्टेनेबल। परफेक्ट सर। इसमें अगेन एक क्वेश्चन है मेरा। फॉर एग्जांपल आप बेंचमार्क को एज अ सेक्टर अप्रोच किया, जो सेक्टर से यू फील वो होना चाहिए, राइट? सर इज इट बिकॉज कि अगर आपको लग रहा है कि यार फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सेक्टर्स फॉलो नहीं करे, तो या तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, दिस इज द रिस्क दैट यू डोंट वांट टू टेक, इज इट लाइक दैट? I'll tell you. You are absolutely right. So just one clarification. You are absolutely right. जो आपने बोला वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, because what you are saying clearly means के इससे जब आएगा तो परफॉर्मेंस आएगा, right, लेकिन इनकंसिस्टेंट रहेगा, राइट? ओके, करेक्ट। व्हाट वी वांट कि भाई परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए और कंसिस्टेंट आना चाहिए। अच्छा और कंसिस्टेंट के लिए परफॉर्मेंस आपको स्टॉक पिकिंग से जनरेट करना चाहिए। Very high performance but inconsistent performance, that comes because rather than stock picking, your performance is coming because of these sector related tilts and biases. So आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, we are aiming for consistency. ओके सर, एक और क्वेश्चन आपके मल्टी एसेट के अंदर ही। तो सर मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट का, मेरे पास 2 लाख 5 लाख रुपए, जो भी SIP में स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब सर मेरे पास ना तो टाइम है कि मैं इक्विटी ट्रैक करूँ कि डेट चलेगा या रियल एस्टेट चलेगा, गोल्ड चलेगा, मेरे को, और ना नॉलेज है, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी डूइंग माई बिजनेस, राइट? मेरे को पैसा कमाना है, बट फाइनेंशियल मार्केट में ना तो टाइम है ना एफर्ट डाल सकता हूँ। तो मैं आता हूँ व्हाइट ओक मल्टी एसेट में फंड में पैसा डालना है, ठीक है सर। फंड मैनेजर अपनी डेस्क पे कैसे डिसाइड करता है कि नहीं इतना मैं इक्विटी रखूंगा, इतना डेट रखूंगा, इतना गोल्ड रखूंगा, इतना रियल एस्टेट या वॉट एवर? तो वो थॉट प्रोसेस क्या रहता है एग्जैक्टली जब फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि इसमें इतना इतना एलोकेशन होना चाहिए, और वो कैसे एलोकेशन चेंज होता है और किस फ्रीक्वेंसी पे चेंज होता है? So see, first what we do, सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि इक्विटी कितना होना चाहिए, राइट? सो हाउ वी डू, बिकॉज जैसा आपने सही बताया, देयर इज रीट, इनवेट, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले डिसाइड करते हैं इक्विटी कितना होना चाहिए। उसके लिए हम ये देखते हैं कि भाई इक्विटी का वैल्यूएशन किस तरीके का, और वैल्यूएशन डिसाइड करने के लिए हम लोग 2-3 पैरामीटर देखते हैं। सबसे पहले होता है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड प्राइस टू बुक। यस। सो ये एडजस्टेड प्राइस टू बुक में मतलब 2 मायने हैं एक्चुअली। वन इज दैट कि हम ये नहीं देखते कि भाई ओह अच्छा अभी निफ्टी का प्राइस टू बुक चल रहा है 2.5 या 3 या 1 या 4। हम ये देखते हैं कि अभी जो प्राइस टू बुक है वो पिछले 10 साल के एवरेज प्राइस टू बुक के मुकाबले में कहाँ है। प्राइस टू बुक, ओके। एंड व्हेन वी सो करंट प्राइस टू बुक वर्सेस लास्ट 10 ईयर एवरेज। एंड सेकेंड थिंग, इसमें हम और एक फैक्टर ऐड करते हैं कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी कितना चल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2019-20 में निफ्टी सेंसेक्स अगर आप लेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी थी 12-13%। अभी हाल फिलहाल इट हैज़ बीन इन द रेंज ऑफ 15%, 16%, 15% लाइक दैट।
सो हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि भाई जब रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होती है तो यू कैन टॉलरेट हायर प्राइस टू बुक, यस, right? If return on equity is declining, then you would tolerate lower price to book. So we take price to book versus 10-year average and adjust it for return on equity. परफेक्ट, So that is one indicator कि भाई equity market valuable है या expensive है या कहाँ पे है. Second thing, look at what we call yield ratio. मतलब कि भाई equity का earning yield कितना है. So if you take EPS divided by index level or market cap and you take 10-year bond, what is the yield? ओके, सो अगर आप देखेंगे कि भाई इक्विटी का यील्ड अभी चल रहा है 5% और अगर आप देखेंगे कि भाई 10-year बॉन्ड चल रहा है 6.5%, राइट? सो यू विल सी 5 डिवाइडेड बाय 6.5 राइट, एंड यू विल सी कि भाई वेयर इज इट मूविंग. अगर पिछले एक साल में अगर आप देखें तो ईपीएस ग्रोथ, एक साल पहले ईपीएस ग्रोथ 0 के बराबर था. नाउ पीपल आर टॉकिंग 9-10% ईपीएस ग्रोथ, एंड 10-year बॉन्ड नीचे आ गया है. तो अर्निंग यील्ड जो है वो अट्रैक्टिव भी हुई है और रिलेटिवली स्पीकिंग बॉन्ड यील्ड है वो नीचे गई है. तो मैं आपको इसका सीधा एग्जांपल दिखाता हूँ. एक साल पहले जब निफ्टी 26,000 पे था ना, हाँ, तो अपना मॉडल बताता कि इक्विटी 46% होना चाहिए. ओके, थोड़े दिन पहले जब निफ्टी 26,000 पे था ना, तो अपना मॉडल बता रहा था कि इक्विटी 60% पे होना चाहिए. टाइम करेक्शन की वजह से, क्योंकि वही मैंने बताया, क्योंकि 10-year बॉन्ड का यील्ड नीचे आ गया और ईपीएस बढ़ गया. सो दिस वे फर्स्ट वी आर चेकिंग कितना इक्विटी होना चाहिए, देन वी आर चेकिंग कि भाई गोल्ड कितना होना चाहिए. उसके लिए भी सी इक्विटी वर्सेस गोल्ड का रेशियो ट्रैक करते हैं, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर का रेशियो ट्रैक करते हैं. सो फर्स्ट वी डिसाइड इक्विटी, देन वी डिसाइड गोल्ड, देन वी सी कि भाई रेसिडुअली फिक्स्ड इनकम में कितना रखना है. और ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एवरी मंडे इट इज रीबैलेंस्ड. डन बाय अ मशीन और एल्गोरिथम समथिंग. There are formulas, there are algorithms and there are formulas. Execution is done by the portfolio manager. क्योंकि इसमें क्या है, पूरा it is not fully machine based. क्योंकि ultimately हम लोग जब समझो मॉडल हमको बोलता है कि भाई अभी आपको बाजार गिर रहा है, आपको इक्विटी बढ़ाना चाहिए, तो हम तुरंत उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर देते. फिर हम मोमेंटम फैक्टर देखते हैं कि भाई बाजार अगर तेजी से गिर रहा है तो आप रीबैलेंस को पोस्टपोन कर दो. सो वी टेक फंडामेंटल पैरामीटर्स फॉर वैल्यूएशन and we look at market momentum before we do the rebalancing or the execution. So इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मॉडल बेस्ड है, but actual execution obviously our dealing team does. परफेक्ट. हाँ सर, अभी रिसेंटली जीडीपी के नंबर्स आए थे इंडिया के एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी गुड नंबर्स. सर इसमें एक और अगेन आई हैव अ क्वेश्चन कि अभी जिस फेज के अंदर इंडिया जिस रेट से ग्रो हो रहा है, राइट, लेट्स हम एक लॉन्ग टर्म रेट मान लें 7% की भी मान लेते चलो इन केस, ओके. जी. सर इफ यू कंपेयर चाइना, कि चाइना जब अपने एकदम जे कर में था, इट वाज बूमिंग, तो आई थिंक चाइना की रेट काफी बेटर थी कंपेयर टू इंडिया. इट वाज देन इन डबल डिजिट. और अभी हम सर खुश हो रहे हैं कि जिस जीडीपी लेवल पे अपन है हम 7% से खुश हो रहे हैं, बट चाइना जब उस लेवल पे था वो डबल डिजिट लेवल पे था. सो हाउ डू यू सी इट? मतलब एक तरफ वी आर फीलिंग वेरी प्राउड कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हर जगह हेडलाइंस पे हमारा नाम है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. बट इफ यू कंपेयर इट विद चाइना, थोड़ा लगता है कि नहीं यार, जब वो इस फेज में थे, अभी वो बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गए तो डेफिनेटली वो रेट कम हो गया है. बट जब वो हमारे टाइम पे हमारे जिस लेवल पे थे तब ग्रो रहे थे, तब वो डबल डिजिट से ग्रो रहे थे. सो इज इट बिकॉज कि उस टाइम कुछ एनवायरमेंट अलग था मैक्रो वाइज, या फिर चाइना कुछ अलग कर रहा था जो कि हम नहीं कर रहे हैं? हाउ डू यू सी इट? नहीं, हर चीज डिफरेंस है. आई थिंक व्हाट यू सेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो मैक्रो डिफरेंस था. देखिए, व्हेन चाइना वाज बूमिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स वाज दैट द वर्ल्ड वाज बूमिंग. Okay. क्योंकि भाई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, तो इसका मतलब आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं ना, राइट. सो फॉर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ यू नीड योर कस्टमर्स टू ग्रो. भाई एज ए एक्सपोर्टर द होल वर्ल्ड इज योर कस्टमर. तो अगर आपका कस्टमर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, कस्टमर ज्यादा ग्रो कर रहा है, तभी आप ग्रो करोगे. सो डेफिनेटली द मैक्रो वाज मोर सपोर्टिव फॉर देम, राइट. सेकेंड थिंग इज दैट यूएस में तभी देयर वाज दिस होल एजेंडा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बाहर करो अपने. यूएस यूज्ड टू थिंक कि भाई हम लोग तो दुनिया भर का एजुकेशनल, हम लोग वी आर द मेक्का ऑफ इनोवेशन, एजुकेशन, कैपिटल मार्केट, सर्विसेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो यूएस का इसमें फोकस था और उनको लगता था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग तो लो वैल्यू आइटम है, मैन्युफैक्चरिंग किसी सस्ते देश में करो, भले चाइना है चाहे वियतनाम है. ओके, राइट. तो तब वो लोग मैन्युफैक्चरिंग बाहर करने को
नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं समझते थे। अब आप देखिए कि भाई आज के जब इंडिया का मौका आया है तब का माहौल क्या है कि भाई वॉर्स हो रहे हैं, एक इनसिक्योरिटी आ गई है राइट, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को बाहर करेंगे तो इनसिक्योरिटी, चाहे अपने यूएस अपनी इनसिक्योरिटी बता रहा है। दूसरी बात, वर्ल्ड उस लेवल पे ग्रो ही नहीं कर रहा है। आज दुनिया में प्रॉब्लम क्या है कि चाइना, इंक्लूडिंग चाइना, the biggest countries in the world, the biggest economies in the world, and the economies which contribute the most to the world's growth, they all are becoming old. राइट, 20 साल पहले दुनिया में सब लोग 20 साल यंगर थे ना भाई। राइट, तो यूरोप वॉज यंगर, यूएस वॉज यंगर, चाइना इटसेल्फ वॉज यंगर, जापान वॉज यंगर. So first of all, China has grown in a different macro environment, and we will be growing in a different macro environment. तो उन्होंने जो करके ग्रो किया, हमको भी वही चीजें करके ग्रो करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. डेफिनेटली वहां से कुछ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि हमारे पास लेबर फोर्स है, सबसे बड़ा कंज्यूमर फोर्स हमारे पास है, राइट. आने वाले समय में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कार्स तो हम ही खरीदेंगे, तो यहाँ पे बनाना इट मेक सेंस. सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स हम ही खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे बनाना इट मेक सेंस. पहले ऐसा ऑटो एंसिलरी में भी हुआ है, राइट. सो कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आएगी बिकॉज सबसे बड़ा कंज्यूमर फोर्स और लेबर फोर्स यहाँ पे है. लेकिन अगर हम इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करें और हम बोले कि भाई उन्होंने जिस मॉडल से ग्रो किया हमको भी उसी मॉडल से ग्रो करना है, तो भाई वो तब का कॉन्टेक्स्ट अलग था, तब की दुनिया अलग थी, राइट. दैट इज वन. सेकेंड इज वेरी क्लियरली उनकी जो गवर्नेंस की है या जो पॉलिसीज है या जो काम करने का तरीका है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अस, राइट. इसको एक्सक्यूज के तौर पे मत देखिए, बट अल्टीमेटली इट्स अ फैक्ट कि भाई यहाँ पे अगर एक प्रोजेक्ट बनेगा तो लैंड एक्विजिशन के डेमोक्रेटिक तौर तरीके होंगे, राइट. थोड़ी ऐसा है कि यहाँ से वहाँ हाईवे बनाना है तो रास्ते में जो चीजें आती है उन सबको हटा दो और हाईवे बना दो. डजंट वर्क दैट वे, वी कैन नॉट डू दैट ना. तो उससे भी एक स्लोनेस आती है, डिसीजन मेकिंग, ब्यूरोक्रेसी, ऑल ऑफ दैट कम्स, करेक्ट. थर्ड थिंग इज कि भाई देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग जुडिशियरी. यहाँ पे किसी को ठीक नहीं लगता है तो उसका हक है भाई कि भाई मेरे को ये ठीक नहीं लगता है, तो उसका हक है ना. वहाँ पे जो कम्युनिस्ट, या दे विल, यू नो, the judiciary is there, the media is there, correct. आपको कुछ ठीक नहीं लगता है, आप अखबार में आर्टिकल लिख सकते हो, आर्टिकल कोई पढ़ के उस पर PIL भी फाइल कर सकता है, राइट. सो जिस चीज के फायदे हैं उसके दुरुपयोग भी हो सकते हैं, राइट. सो दोस थिंग्स आल्सो हैपन. सो वी आर नॉट द सेम कंट्री एट ऑल. थर्ड थिंग इज दैट चाइना हैज ग्रोन फास्टर देन अस भाई, लेकिन एज वाइज तो मतलब हम लोग का मीडियन एज अभी 30 के आसपास है, राइट. तो 15 साल पहले ज्यादातर लोग इंडिया में बच्चे थे ना भाई, वहाँ पे जवान थे. अब वहाँ का मीडियन एज 40 के ऊपर है, तो वहाँ पे लोग बुजुर्ग होने लगे हैं. सो दीज आर टू डिफरेंट कंट्रीज, एक्चुअली दे शुड नॉट बी कंपेयर्ड. एंड द लास्ट थिंग आई विल टेल यू, क्योंकि हम लोगों का अल्टीमेट मुद्दा तो स्टॉक मार्केट को लेकर के है. यस, 100%. स्टॉक मार्केट में जिस नजरिए से हम ग्रोथ को देखते हैं या जिस नजरिए से हम इकोनॉमीज और कंट्रीज को देखते हैं, स्टॉक मार्केट उस नजरिए से देखता है ऐसा जरूरी नहीं है. क्योंकि पिछले 20-25 साल में जब चाइना हमारे से बेटर ग्रो किया है, फिर भी स्टॉक मार्केट तो हमारा बेटर रिवॉर्ड किया है लोगों को, राइट. क्यों? क्योंकि मार्केट में हाईएस्ट ग्रोथ या हाईएस्ट EPS की कोई होड़ नहीं लगी है. मार्केट को ये चाहिए कंसिस्टेंसी और लॉन्जेविटी. अब देखिए, आप भी एनालिस्ट हैं, आपको पता है कि जब कंपनियों की मार्केट कैप निकालते हैं तो लोग फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, एंड डिस्काउंटेड बैक. You are trying to make projections of future profit and future revenue, and then you are trying to get the discounted value. अब भाई आप किसी चीज का 10 साल का डिस्काउंटिंग करो, दो जगह पे, एक कंपनी इंडिया में, एक कंपनी चाइना में है. $1 EPS यहाँ पे, $1 EPS यहाँ पे. फिर आप उसका यहाँ पे इंडिया में भी 10 साल का DCF बनाओ, यहाँ पे भी 10 साल का DCF बनाओ. कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लगता है कि इंडिया में जो 10 साल का आप DCF बना रहे हैं ना, वो $1 जो है ना, वो $1 का 1.12, फिर 1.27, 1.55 ऐसे चलेगा. और आने वाले 8-10 साल तक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी विजिबिलिटी लंबी है, राइट. बट क्योंकि जैसा आपने खुद बताया कि एक डेमोक्रेसी नहीं है ना चाइना में, फेमिनिस्ट, राइट, तो उसकी वजह से कितना लंबा डिस्काउंटेड कैश फ्लो आप बनाओगे? बना ही नहीं सकते. नहीं बना सकते ना, क्योंकि कहीं पे कुछ चेंज हो गया तो तीसरे साल में या 5वें साल में कुछ पॉलिसी, जैसे 2021 में इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड ओवर से प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था एडटेक, गेमिंग, ये सब सेक्टर्स में. उन्होंने 2021 में बोला कि भाई हम लोग को एडटेक और गेमिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ये सब बंद कर दो, राइट. वहाँ के जो सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन थे उनको अपनी कंपनी के चेयरमैनशिप से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बयान दिया, राइट. तो ये सब चीजें जब होती है तो उससे PE मल्टीपल घटता है. PE मल्टीपल इज फॉर लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी एंड विजिबिलिटी. तो भाई
हमारा भले $1 का ईपीएस बनता है, लेकिन उसकी विजिबिलिटी समझो आने वाले 10-15 साल की है। यहाँ पे 3 साल 4 साल की वहां नहीं पे है। 1 के बदले $2 बनो, लेकिन 3-4 साल के आगे विजिबिलिटी नहीं है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो और स्टॉक मार्केट टर्म्स में our EPS is worth much more because it is getting a higher multiple. Their EPS is worth less because it is getting a much lower multiple. So what you said about economic performance, GDP growth rate, all that is right. But in the stock market, there is one more thing which matters, which is sustainability and visibility. और sustainability और visibility के लिए democratic setup और judiciary, media, ये सब जो हम बोलते हैं वो बहुत important है. Okay. Sir, last question before we end this podcast. काफ़ी young investors, इस podcast को देखते हैं करते हैं. I also meet people who are very younger and अभी सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इन सब लोगों पे एंड उन पे जो तरीके दिखाए जाते हैं कि वेल्थ क्रिएशन बहुत जल्दी हो सकती है, बहुत इजी हो सकती है. जब शाम को चाय पे बैठते तो डिस्कस करते हैं, मैंने ये स्टॉक खरीदा, मेरा डबल हो गया, तेरा नहीं हुआ गया, वो इनसिक्योरिटीज आती है, राइट. एंड फिर उसमें डिसीजन मेकिंग काफ़ी गलत हो जाती है इन्वेस्टर से, बिकॉज यंग बच्चे होते थे लाइक कि मेरे को भी उन्हें पैसा डबल करना है, मुझे भी 4 जन के सामने बोलना कि यार मैंने स्टॉक सही टाइम पे खरीद लिया, मैंने पैसा बना लिया. तो सर ऐसे एनवायरनमेंट में आजकल इन्वेस्टर्स मतलब एटलीस्ट द यंग जनरेशन वो बिल्ड हो रही है, उनको क्या मैसेज या सर एक एडवाइस देना चाहोगे सर आप उन लोगों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं अभी? See, 2-3 things we have to say. First is that कि भाई मेकिंग मनी ये कैसा चीज़ है पता है आपको? समझो कि अगर आप इसको क्रिकेट से कंपेयर करते हो तो क्रिकेट और ये सब स्पोर्ट्स में क्या होता है पता है कि भाई क्रिकेट में T20 मतलब 20 ओवर्स का मैच है, वनडे मतलब 1 दिन का मैच है. तो क्या है, T20 है तो भाई उस 20 ओवर में जितने रन बन गए उतने बन गए, मैटर एंड्स. उसके बाद 21वां ओवर नहीं आएगा. वनडे मैच में 50 ओवर है, टेस्ट मैच में 5 दिन है. तो उसमें अगर कोई जल्दबाजी करता है कि भाई अपने पास इतना ही समय है, जितने रन बनते हैं उतने बटोर लो, ऐसा अगर कोई रूल है और उसमें बंदा जल्दबाजी करता है तो अपने को समझ में आता है कि भाई क्यों विराट कोहली को चौके छक्के मारने, अपने को समझ में आता है. लेकिन इन्वेस्टिंग का जो अगर उसको आप गेम के तरीके पे देखें, स्पेशली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, इसमें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड इसलिए है कि भाई आप पिच पे बने रहो और अपना विकेट मत खो, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है. देयर इज नो टाइम लिमिट. नो हैज एनीबॉडी सेड कि भाई यू कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट ओनली इन 2025 बट इफ 2026 कम्स देन यू आर आउट? ऑब्वियसली नॉट. बोला ही नहीं है ना किसी ने. देयर इज नो सच रूल, राइट? सो इन अ गेम वेयर देयर इज नो एंड टाइम एंड यू आर टोल्ड कि भाई एक ही रूल है, तू जब तक आउट नहीं होएगा तब तक तेरा हक है, तू यहाँ पे बैठे रहे, रन बटोरते रहे, राइट? तो ऐसा क्यों करने का कि अपन आउट हो जाए? क्योंकि ये अलग गेम है ना, ये क्रिकेट नहीं है. सी क्रिकेट में क्या होता है कि उसको 10 ओवर के अंदर 100 रन मारने का है, इसलिए उसका विकेट चला जाता है. लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको वो 10 ओवर में ही 100 मारने का है, तो क्या करेगा? इवन एट अ कॉस्ट ऑफ लूजिंग अ विकेट ही हैज टू अचीव दैट टारगेट. बट यहाँ पे टारगेट अलग है भाई. यहाँ पे ये बोला गया है कि विकेट खोने के सिवा कुछ भी करो, पिच पे लगे रहो, तो ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड टाइम है ना, राइट? जहां पे अनलिमिटेड टाइम है वहां पे भी लोग अपने आप पे टाइम का पाबंदी लगाते हैं, फिर अपना विकेट खो देते हैं. तो दूसरा तो मौका नहीं मिलेगा ना. समझोगे आपने शुरुआत में ही लीवरेज करके, बोरो करके कुछ एफएनओ में लगा दिया. अभी मेरे को ये बोल रहा था कि मैंने ना एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाया, वो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो को पूरा मैं मार्जिन में डालता हूँ और ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ. अच्छा. बोला भाई आर यू एक्सपर्ट एट इट? बोले नहीं, मेरे को कोई बता रहा है, सिखा रहा है. तो वैसे लोग तो पोर्टफोलियो निकल जाएगा तुम्हारे हाथ में से, राइट? सो व्हाट हैपेंस कि मैक्सिमाइज करने के चक्कर में विकेट गंवा देंगे. तो सोचना चाहिए उसके बारे में कि भाई ये अलग गेम है. द प्राइज इज फॉर बीइंग ऑन द पिच, द प्राइस इज नॉट फॉर फास्टेस्ट 50. राइट. फास्टेस्ट 50 बनाएगा और फिर विकेट गंवा देगा, और फिर पता चला सामने वाले के पास अनलिमिटेड टाइम है मेरे को बीट करने के लिए. समझो आपके दोस्त ने 1 साल में 1 करोड़ रुपए बना लिया और आपने नहीं बनाया. 10 साल 15 साल के बाद आप उस दोस्त को मिलते हो, ठीक है, बोलो बताओ क्या हुआ? बोलेगा हाँ उस साल 1 करोड़ बना था, बराबर है, उसके बाद अगले साल सब नुकसान हो गया, जीरो हो गया. राइट? अब आपको पता ही नहीं, आपके पास तो जिंदगी पड़ी है उसका 1 करोड़ को ओवरटेक करने के लिए, राइट? तो व्हाई यू विल डू इट? लेट्स से अज्यूम कि भाई यू वांट टू बी रिचर देन योर फ्रेंड.
बट देयर इज नो टाइम लिमिट नो, जब टाइम लिमिट है ही नहीं तो रिस्क क्यों लेने का? Right. Well enough, sir. Investors, I feel this advice you will carry for your life. And this session, this podcast was an information delight for all of you. Thank you, Ashish sir, for giving your precious Thank you. time. Thank you. I believe जो thought process and information हमने दी हमारे investors को, they will love it. Investors, अगर आपके कोई भी doubts है, comments है, please write in the comment section. And thank you, sir, for joining us. Thank you. Thank you. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.